हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ द अनटेम्ड फेटल जर्नी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो बिना देर किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जब दो इंसान किंघी के नाई कबीले के खानदानी कब्रिस्तान में खजाना लूटने आते हैं। वो सोना चांदी हीरा मोती की तलाश में सारी कब्रें को खोल देते हैं, लेकिन यह देखकर हैरान हो जाती हैं कि कब्र में केवल चाकू ही रखे हुए हैं। उनकी नासमझी की वजह से सोए हुए चाकुओं की आत्मा जाग जाती है और फिर वो आत्माएं उन चोरों को अपना शिकार बना देती हैं और उनको मार डालती है। आपको थोड़ा नाई कबीले के खानदानी कब्रिस्तान के बारे में याद दिला दूं कि नाई कबीले के पूर्वज मूल रूप से कसाई थे, तो वो बाकी कबीलों की तरह तलवार की जगह चाकुओं का इस्तेमाल करा करते थे और उनकी पूजा किया करते थे। वो चाकू अनगिनत लड़ाइयों से खून के प्यासे हो गए थे, इसलिए नाई कबीले के लगभग सभी कुल प्रमुखों पे शैतानी शक्तियां हावी हुई थी, फिर जिससे उनकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुआ करती थी। जब तक वो जिंदा थे तब तक वो अपने चाकुओं की खून खराबा करने की इच्छा को काबू कर सकते थे, लेकिन उनके मरने के बाद वो चाकू बेकाबू हो गए। तब नाई कबीले के छठवें कुल प्रमुख ने एक गुंबद बनाकर कई गुनहगारों को चाकुओं के साथ दफनाया था, ताकि चाकुओं को लड़ने के लिए दुश्मन मिल सके और उनकी आने वाली पीढ़ियां शांति से जी सके। लेकिन अब वो आत्माएं आज़ाद हो चुकी थी। अगला सीन नाई कबीले का होता है, जहां सारे शिष्य मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी एक डिसाइपल कबीले के सरदार नी मिंगजू को आकर बताता है कि खानदानी कब्रिस्तान में पिछली रात घुसपैठ हुई है। पूरी बात की जानकारी लेने के लिए वो अपने दरबार में आता है। वो जोंग हुई को जाकर हुई सांग को बुलाने को बोलता है और कहता है समय आ गया है कि उसे स्वॉर्ड स्पिरिट के बारे में बताया जाए। इस बार उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसी समय दरबार में मैंग याओ भी आ जाता है। दूसरी तरफ हुई सांग सारी परेशानियों से दूर मस्त मौला होकर पेंटिंग बना रहा था, इंक को अपनी जीभ में लगा के। जैसे ही जोंग हुई उसको बुलाने आता है, वो तुरंत अपनी किताब खोलकर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने का नाटक करने लगता है। जोंग हुई टेबल पर रखी हुई किताब को सीधा करता है, लेकिन उससे इंक फैल जाती है। वे सांग उसे पेंटिंग खराब करने के लिए सुनाता है और बोलता है, तुम कितने बोरिंग इंसान हो। जोंग हुई बताता है कि मास्टर ने उसे दरबार में बुलाया है, तो हुई सांग पूछता है क्यों। तब जोंग हुई बताता है कि खानदानी कब्र में एक हादसा हुआ है, जिसकी जांच पड़ताल करने के लिए मास्टर रात को रवाना होंगे। वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ आए। हुआसांग बोलता है, क्या मैं? फिर वो उसके साथ दरबार में पेश होता है और कुल प्रमुख नी से पूछता है, भैया क्या हुआ। वो बोलते हैं, किसी ने खानदानी कब्रिस्तान में घुसपैठ की है, हमें तहकीकात करने के लिए जाना होगा। वासांग बोलता है, भैया रास्ते में अपना ख्याल रखना। कुल प्रमुख नहीं बोलते हैं, मेरा मतलब हम सभी को जाना होगा। फिर वासांग सभी दरबारियों को बोलता है, आप सभी भी अपना ध्यान रखिएगा। कुल प्रमुख गुस्से में बोलते हैं, ये बहुत गंभीर मामला है। अगर सच में चाकुओं की आत्मा आज़ाद हो चुकी होगी तो ना ही केवल नई कबीला बल्कि पूरा किंग ही इसका अंजाम भुगतेगा। दूसरे राजकुमार होने के बावजूद तुम अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकते हो। वासांग बोलता है, भैया शांत हो जाओ, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं हूँ तो सिर्फ आपकी दिक्कतें ही बढ़ाऊंगा, इसलिए अच्छा ही होगा कि मैं यहाँ रुककर कबीले का ध्यान रखूँ। मैंगजू पूछता है, तुम्हारी तलवार कहाँ है। वासांग बोलता है, कमरे में है या शायद मैदान में होगी। मैंगजू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम हमेशा कमर में लटकन और हाथ में पंखा लिए घूमते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी तलवार कहाँ है। नाई कबीले का नियम है हमेशा तलवार साथ रखने का, तुमने उससे मजाक समझ रखा है। तुम्हारा पेंटिंग ब्रश किधर है। वासांग उसे अपना पेंटिंग ब्रश देता है तो वो उसे तोड़ देते हैं और बोलते हैं, तुम ऐसे कबीले के सरदार बनोगे। वासांग बोलता है, मुझे सरदार नहीं बनना है। ये सुनकर तो कुल प्रमुख का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है और वो वासांग पे हाथ उठाने वाले होते हैं कि मैंग याओ सितार की धुन बजाने लगता है और वो रुक जाते हैं। वो शांत होकर बोलते हैं, हम तुरंत प्रस्थान करेंगे और अब देर नहीं होनी चाहिए। तभी उनके पीछे दो डिसाइपल्स आपस में बात करते हैं कि मास्टर की बीमारी बदतर होती जा रही है,
यहाँ तक माइंड क्लियरिंग म्यूजिक भी उनकी पुरानी बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पा रही। अगले सीन में मैंग या हुआसंग को मनाने के लिए आता है, पर हुआसंग नहीं मानता और बोलता है भैया जानबूझकर मुझको सबके सामने बेइज्जत करते हैं, ये जानने के बाद भी कि मैं तलवारबाजी और युद्ध कला में अच्छा नहीं हूँ। मौके का फायदा उठाकर मैंग या उसे एक बांसुरी देता है और बोलता है मैं इसे तुम्हें बजाना सिखाऊंगा। जब भी तुम्हारे भाई को गुस्सा आए तो तुम इसे बजाकर उन्हें शांत कर सकते हो। हुआसंग वो बांसुरी ले लेता है और बोलता है ऐसा नहीं है कि मुझे जर्नी से डर लगता है, बस मुझे कुछ अशुभ होने का एहसास हो रहा है। मैंग याओ उससे बोलता है जब पहली बार मैं तुम्हारे भाई के साथ यात्रा पे गया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। चिंता मत करो, तुम दोनों नई कबीले के आधार हो, जब तक तुम एक दूसरे का साथ दोगे कुछ अनहोनी नहीं होगी। शायद इस जर्नी से तुम खुद को साबित कर सको। हुआसंग मान जाता है और अपने भाई के साथ सफ़र पे रवाना होने लगता है। और यहाँ पे अनटाइम का जो ओपनिंग म्यूजिक बजता है ना, सच में दिल खुश कर देता है। सबके निकलने पर मैंग याओ अपनी विलन वाली स्माइल देता है, मानो अपने मकसद की ओर एक कदम और बढ़ चुका हो। चलते चलते रात हो जाती है और कुल प्रमुख नी के साथ सभी लोग एक घने जंगल में आ पहुंचते हैं। हुआसंग एक आदमी से पूछता है कि हम कौन सी जगह है। वो उसे नरभक्षी गुंबद के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी एक बेल उसे पकड़कर खींच लेती है। सब लोग सतर्क हो जाते हैं। कुल प्रमुख चेक करने के लिए पहले अपने घोड़े को आगे भेजते हैं। थोड़ी देर बाद घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आती है और उन पे बेलों का हमला होता है। सब उन बेलों को रोकने के लिए अपनी मशालें फेंक देते हैं। तभी उनका आदमी मदद के लिए पुकारता है। कुल प्रमुख ने हुआसंग को सुरक्षित नरभक्षी गुंबद तक पहुंचाने को बोलते हैं और खुद मदद के लिए निकल जाते हैं। हुआसंग पूछता है आखिर ये क्या चीज़ है। जोंगहुई बताता है कि ये इंसानों को खाने वाली बेलें हैं। इन्हें पूरे साल भर धूप नहीं मिलती तो ये खून और मांस सोकर ही जिंदा रहती। दूसरी तरफ कुल प्रमुख नी के साथियों को बेलें पकड़ के ले जाती है और उन्हें भी जकड़ देती हैं। वो बेकाबू हो जाते हैं और जोर से चिल्लाकर अपना चाकू जमीन में पटक देते हैं, जिससे बेलें आज़ाद हो जाती हैं। उनकी आवाज़ सुनकर हुआसंग जाने ही वाला होता है, लेकिन जोंगहुई उसे रोक देता है। तभी उसके पास से मैंग याओ की दी हुई बांसुरी गिरती है और वो उसे बजाने लगता है ताकि उसका बड़ा भाई बांसुरी की धुन सुनकर उन तक पहुंच सके। कुल प्रमुख नी पे तभी कुछ कठपुतलियां हमला कर देती हैं और वो उन्हें हराकर सबके पास आते हैं। जोंगहुई पूछता है बाकी सब कहाँ हैं। कुल प्रमुख का मायूस चेहरा देखकर वो समझ जाता है कि सब मारे जा चुके हैं और पूछता है क्या ये उन जंगली बेलों का काम है। कुल प्रमुख बोलते हैं नहीं, वो कठपुतलियां थी। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी उन पे जंगली बेलों का दोबारा हमला होता है और वो नरभक्षी गुंबद की तरफ भागने लगते हैं। जैसे ही वो गुंबद के अंदर आते हैं बेलें रुक जाती हैं और वापस लौट जाती हैं। कुल प्रमुख नी बोलते हैं बेलों का यहाँ फैला होना मतलब जरूर चाकुओं की आत्माओं का संतुलन बिगड़ चुका है। हमें मुख्य मकबरे में जाकर आत्माओं को शांत करना होगा। सब सावधान रहना, आगे बहुत खतरा है। चलते चलते वो एक कमरे में आ पहुंचते हैं जहाँ एक प्रवेश द्वार होता है। कुल प्रमुख नी उसे अपने जादू से खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका सांचा बिगड़ चुका था, इसलिए उन्हें पहले अलग अलग कमरे में जाके ग्रीन ड्रैगन और व्हाइट टाइगर को ठीक करना होगा। वो हुआसंग से बोलते हैं याद रखना तुम्हारे कमरे में जाते ही दरवाजा बंद हो जाएगा, पर तुम्हारे साथी को ठीक करते ही दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन तुम्हें जल्दी बाहर आना होगा वरना इसका निष्कर्ष भयानक हो सकता है। हुआसंग बोलता है लेकिन वो मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं है। तब कुल प्रमुख नी बोलते हैं हमारे सेक्ट में भौतिक और नक्षत्रों का ज्ञान सबसे ज्यादा तुम्हें है। चिंता मत करो, जोंगहुई तुम्हारी रक्षा करेगा। वो जोंगहुई को दीवारों से बचकर रहने को बोलता है। फिर वो हुआसंग से अलग होकर व्हाइट टाइगर के चैम्बर्स में आ जाता है और अपनी फॉर्मेशन बनाकर मंत्र पढ़ने लगता है। उनकी फॉर्मेशन तोड़ने के लिए बेलें उनको जकड़ने लगती है, लेकिन वो अपनी पावर से उन बेलों को हरा देते हैं। दूसरी तरफ हुआसंग ग्रीन ड्रैगन चैम्बर आ जाता है और सभी कब्रों को उनके नक्षत्रों के हिसाब से अरेंज करने लगता है, जिससे ग्रीन ड्रैगन अपने सांचे में वापस आ जाता है। हुआसंग बोलता है शायद से मैं इतना भी नकारा नहीं हूँ, भैया इस चीज में मुझसे बेहतर नहीं है। जोंगहुई बोलता है दूसरे राजकुमार ऐसा नहीं है कि आप नकारा हैं, बस हर किसी की अपनी अलग अलग पसंद होती है। कुल प्रमुख नी अपनी फॉर्मेशन में ही होता है कि उनकी फॉर्मेशन टूटती है और एक आदमी को बेल पकड़कर दीवार के अंदर खींच लेती है,
लेकिन उस समय व्हाइट टाइगर की साचा भी वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हुईसांग दीवारों को देखकर बोलता है, ये दीवारें तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं, तो भैया ने इनसे सावधान रहने को क्यों बोला है। जोंगुई उसे बताता है क्योंकि इन दीवारों के अंदर कुछ नहीं है सिवाय इंसानों की लाशों के। वो उसे बताता है कि कैसे ये लाशें चाकुओं की आत्माओं को शांत करने के लिए है। हुईसांग बोलता है, लेकिन ये तो इंसानों की बलि चढ़ाना हुआ। तभी दरवाजा खुल जाता है और सब वहां से निकलने को लगते हैं, लेकिन हुईसांग बोलता है, हमारा नई कबीला सदियों से धर्म की राह पर चलता आ रहा है, ऐसे तो हम बुरे बन जाएंगे। जोंगुई उसे खींचकर वहां से ले जाने लगता है, लेकिन वो वापस अपना छूटा हुआ ब्रश लेने को आता है। सभी साथी दरवाजा रोककर उसे बुलाते हैं और हुईसांग वहां से निकलने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन एक आदमी वहीं दरवाजे के नीचे दब जाता है। तो दोस्तों, पहले पार्ट के लिए इतना ही। मैं जल्द से जल्द सेकंड पार्ट लाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।